मुलाकातें ही तो नहीं हुई ना। एक बात शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा किया है कि 26 नवंबर को जो एहतजाज था उस एहतजाज में एक वफद गया था अडयाला जेल में। रात को अडयाला जेल खुली थी, इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड होना था, आपका मोबाइल पता नहीं बाहर था, आपने कहा या अंदर लेकर गए थे, वो क्या मामला था? सर 1 साल हो गया जी, अभी मेरा ख्याल है ये वैसे है क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत बड़ा दावा किया है कि आपका मोबाइल बाहर था, आपने कहा कि देखो से मोबाइल मैं लेके आऊंगा, इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कराएंगे, क्या मामला क्या था? नहीं देखो, उस पर मैं मज़ीद कोई कमेंट नहीं करूँगा। इतना कहूँगा कि गए तो वो जिन पे कोई चोरी छुपे तो नहीं गया था। 25 तारीख वो मीटिंग अनाउंस नहीं थी आपकी? नहीं, वो तो जिस वक्त हम देखो खान साहब से जब मुलाकात हुई उस वक्त या खान साहब से मुलाकात के बाद तो आपकी मीडिया के लोग तो वहाँ मौजूद थे। वाली मुलाकात वो रात वाली मुलाकात 11:30 बजे जो मुलाकात हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। इसमें शेर अफजल मरवत भी आए। छोटा साहब वो तो कह रहे हैं कि मामला सारे हल हो गए थे। अल्लाह करे मामलात हल हो जाए, लेकिन मामलात तो अभी फ़िलहाल तो कोई मामलात हल नहीं है। तो जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई है वो उस पर जो बात की जा रही है 20-26 तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, और उन्होंने ये कहा है कैटेगोरिकली कि ये मेरी राय नहीं है, पीटीआई के अंदर एक सोच है जो ये बात कर रही है। देखो खान साहब की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए, और खान साहब बाहर क्यों नहीं आएंगे, खान साहब को वो निकलना चाहिए। लेकिन देखो आपको मालूम है, आप लोग सारा कवर करते हो अदालतों को कि अदालत जुडिशल पॉलिसी यही है कि अगर आपकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए आप आ जाए और आप अगर जेल में हैं तो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आपका केस होना चाहिए। 10 महीने तक 9 महीने तक हमारा केस ही नहीं लगा, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए मैं तो अदालतों से हमेशा अपील करता रहा हूँ, अदालतों को मैं कहता रहा हूँ, मेरे अप्रोच और दूसरों के अप्रोच में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा। बाकी भी लोग कोशिश करते हैं और वो इनकी कोशिश यही होती है, जैसे घर को आग लगी हो तो कोई जाता है अपना लैपटॉप बचाता है, कोई अपना बिस्तर बचाता है, कोई अपना टीवी बचाता है। मेरी अप्रोच यही है कि आग बुझाओ ताकि सब बच जाए, इतना ही फ़र्क है। थैंक यू। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 मेंबर बेंच के सामने हमारे 4 पिटीशनें लगी हुई थी और एक CMA एप्लीकेशन हमारी लगी हुई थी। उनमें से 2 पिटीशनें उमर अयूब खान साहब की थी और 2 शिबली फराज साहब की थी। उन 2 पिटीशनों में से हमारे 4 पिटीशनों में से 2 में हमने इलेक्शन कमीशन के 5 अगस्त वाला वो नोटिफिकेशन चैलेंज किया था जिसके बिना पे उमर अयूब खान साहब और शिबली फराज साहब को डिसीट करके डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और उनकी सीटें खाली करार दी गई थी, और जिसके बिना पे नोटिफिकेशन इशू हुआ था और री इलेक्शन हो रहा है शिबली साहब की सीट पे 30 तारीख को और उमर अयूब खान साहब वाली सीट पे 23 नवंबर को इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा 2 पिटीशन ऐसी थीं जिसमें हमने वो नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे। एक वो नोटिफिकेशन हमने चैलेंज किया था जिसके बेस पे उमर अयूब खान साहब को एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन हटाया गया था, और दूसरे में वो पिटीशन हमने चैलेंज की थी नोटिफिकेशन जिसमें शिबली फराज साहब को एज लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने हटाया था। आज मैंने 3 पिटीशनें उनमें से विड्रॉ कर दी। उमर अयूब खान साहब की दोनों पिटीशनें मैंने विड्रॉ कर दी, उसकी लीडर ऑफ द अपोजिशन भी और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी। अब उमर अयूब खान साहब वाली सीट पे 23 नवंबर को इलेक्शन होंगे और हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मुझे उम्मीद है उनकी मिसेज इलेक्शन लड़ रही है और हम इंशाल्लाह ताला जीत जाएंगे। उसकी वो भी पिटीशन हमने विड्रॉ कर दी क्योंकि हमने अभी महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया है एज़ लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्पीकर नेशनल असम्बली से कि वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हो। वो हम सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर चुके हैं। शिबली फराज साहब की लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले इस पिटीशन को हमने विड्रॉ कर लिया है, और उसकी ऑलरेडी पार्टी पहले से अल्लामा राजा नासिर साहब की डॉक्यूमेंटेशन हम फाइल कर चुके हैं एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट। और एक ही पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, वो इलेक्शन कमीशन की डिस्क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन जिसकी वजह से शिबली फराज साहब डिस्क्वालीफाई हुए। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा मौक़िफ़ यही है जिस पे नोटिस इशू हुआ है 29 तारीख के लिए। हमारा मौक़िफ़ यही है कि इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिवली विदाउट अ रेफरेंस फ्राम द स्पीकर वो प्रोसीड नहीं कर सकता, विदाउट हेयरिंग वो प्रोसीड नहीं कर सकता कि किसी को डिस्क्वालीफाई करे, और इसके साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मैंडेटरी है, इसका प्रोसीजर फॉलो करना। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि 60 दिन के बाद नोटिफिकेशन के मेंबर की इलेक्शन फ़ाइनल हो जाता है। आर्टिकल 63(2) को फॉलो करना मैंडेटरी है, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इलीगल है, अनलॉफुल है और गलत है। साथ ही हमारा ये कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे रिट पिटीशन को मेंटेनेबल करार दिया, हमारी रिट पिटीशन को साइन डायनी एडजर्न कर लिया, लेकिन हमें कोर्ट ने यह कहा कि मैं आपको रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि आप पहले सरेंडर करें। और कोर्ट के सामने हमने ये मौक़िफ़ दोहराया है
कि ये उन केसेस में लाजिम होता है कि अगर आपका क्रिमिनल अपील पेंडिंग है, उस क्रिमिनल अपील में आप ज़रूर पेश हो जाए, लेकिन ये सिविल लॉ को एक्सटेंड नहीं होता। एज़ वी स्पीक कोई ऐसी जजमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें ये कहा गया हो कि सिविल केस में भी वो उसका सिविल केस भी नहीं सुना जाएगा अगर वो पेश नहीं होता क्रिमिनल कोर्ट के सामने, और नहीं ऐसा कानून इस वक्त मौजूद है जिसमें ये हो। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला 29 को अगर हमें लीव ग्रांट हो जाती है तो ये केस अब फर्स्ट इंप्रेशन है, 5 मेंबर जज सुन रहे, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगा। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अगर उमर अयूब की पिटीशन जो आपने विड्रॉ कर दी, ये तो मुतरादिफ है कि आप लोग वो तमाम प्रोसीजर को मानते हैं जो अब तक आप लोग तनकीद करते आ रहे थे और उनकी नाअहली भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है और पेशावर हाई कोर्ट ने पिटीशन पेंड रखा है। पेशावर हाई कोर्ट के सामने हम ये सारी बातें उठा चुके हैं कि ये प्रोसीजर जो फॉलो हुआ वो गलत है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते थे, वो कन्विक्शन डिस्क्वालीफिकेटरी नहीं है, उससे डिस्क्वालीफिकेशन नहीं होती, प्रोसीजर वो गलत फॉलो हुआ है। लेकिन हाई कोर्ट ने जो हमें कहा कि आप पेश हो जाए और जब तक आप पेश नहीं होते हम आपको स्टे जो दिया था वो स्टे रिकॉल करते हैं,